संस्कृत आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर बालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 में राजनीतिक विज्ञान का जो चौथा पाठ है, पहली इकाई का चौथा टॉपिक है लिबर्टी एंड इक्वलिटी, स्वतंत्रता एंड और समानता, दोनों का अध्ययन करने जा रहे हैं कि स्वतंत्रता किसे कहते हैं, लिबर्टी क्या है और यूं कहें तो समानता क्या है। देखिएगा कि स्वतंत्रता शब्द जो है वो अंग्रेजी की लिबर्टी से, वैसे तो फ्रीडम भी कहा जाता है, लेकिन इसका जो वास्तविक नाम जो है इसका वो अंग्रेजी की लिबर्टी शब्द से इसका निर्माण हुआ है। तो इस शब्द का रूपांतरण हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव या मुक्ति, बंधनों से मुक्ति या बंधनों का अभाव, कि यह यूं कहूं कि व्यक्ति की इच्छा अनुसार कार्य करने की आजादी, कि व्यक्ति जो है अपने इच्छा अनुसार काम कर सकता है। व्यापक रूप से स्वतंत्रता एक शब्द नहीं है, एक आंदोलन है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असंख्य लोगों द्वारा अपने प्राणोत्सर्ग, प्राणों की बलि देकर के स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किया गया पवित्र त्याग। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो या फ्रांस की क्रांति हो, फ्रांस की राज्य क्रांति हो, या सभी का केंद्रीय पक्ष जो है, यदि आप देखोगे कि इन सबका मर्म क्या है तो वो है स्वतंत्रता प्राप्ति। सबने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए ही संघर्ष किया है। तो यूं कहूं कि कहीं ना कहीं जो संसद का इतिहास रहा है, या यूं कहूं कि संसद का इतिहास स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का इतिहास रहा है। एक सभ्य राज्य व्यवस्था की प्रथम कसौटी और लोकतंत्र का बीज मंत्र मानी जाने वाली अवधारणा मनुष्य के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, पैट्रिक हेनरी ने इन शब्दों में स्पष्ट किया। देखिएगा, पैट्रिक हेनरी क्या कहते हैं, पैट्रिक हेनरी कहते हैं कि मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु, मुझे स्वतंत्रता दीजिए, स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु। ये जो कथन है वो है पैट्रिक हेनरी का, और बाल गंगाधर तिलक का है जन्म सिद्ध अधिकार वाला, स्वतंत्रता में हेनरी। पैट्रिक हेनरी जो है, पैट्रिक हेनरी ने ये कहा है कि मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु, और बाल गंगाधर तिलक के ये शब्द है स्वतंत्रता के अनवरत संघर्ष के प्रतीक, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। ये प्रसिद्धि प्राप्त है। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। ये लोकमान्य तिलक जो है उनके द्वारा दिया गया एक स्वतंत्रता के अनवरत संघर्ष का प्रतीक है। इतिहासकार रिची के अनुसार जीवन के अधिकार के बाद साधारणतया स्वतंत्रता के अधिकार का नाम लिया जाता है, और बहुमत से व्यक्तियों की प्राथमिक और अधिक से अधिक आवश्यक अधिकार है। अब आदर्श दृष्टिकोण की बात करें कि आदर्श दृष्टिकोण जो है वो मनुष्य की सत्ता की खोज का मानव इतिहास की केंद्रीय धारा और मानव मात्र की सर्वश्रेष्ठ आकांक्षा रही है। देखिएगा कि वास्तविकता में क्या है, आदर्श दृष्टिकोण है स्वतंत्रता के लिए संघर्षशील होना या स्वतंत्रता की प्राप्ति की कामना करना। सबका केंद्रीय भाव यही है कि स्वतंत्रता की खोज जो है वो मनुष्य के द्वारा की जाए, इसकी पूर्ति हेतु वो प्रयत्नशील रहता है, और साध्य की प्राप्ति हेतु साधन मात्र नहीं बल्कि स्वयं सर्वोच्च साध्य है, और इसी साध्य की प्राप्ति हेतु व्यक्ति अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने को तत्पर रहता है। अब आज हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषाएं क्या है। देखिएगा कि जिस शब्द और आंदोलन के इर्द गिर्द मानव सभ्यता जो है वो मानव सभ्यता व्याकुल है, या मानव सभ्यता जो है वो पीड़ित है, क्योंकि स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्र, स्व का बोध जिसका जब हो जाता है, स्वयं यानी स्वयं का जब बोध हो जाता है वही स्वतंत्रता कहलाती है। और स्वतंत्रता की जो विलोम करें परतंत्रता या गुलामी चाहे वो पशु पक्षी हो चाहे कोई भी और हो, किसी को भी अच्छी नहीं लगती। केवल बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है, तो मनुष्य परस्पर संघर्षों में ही नष्ट हो जाएगा। सबल या सक्षम जो होंगे वो तो स्वतंत्र हो जाएंगे, लेकिन जो निर्बल होगा वो सदैव गुलाम बना रहेगा। सबल या सक्षम ही स्वतंत्र होंगे, बाकी उनके अधीन, तो फिर स्वतंत्रता क्या है। आप देखिएगा कि वास्तविकता में प्रश्न अनेक आते हैं,
बंधनों का अभाव। तो बताइएगा, आप के सामने एक उदाहरण मैं देता हूं कि 1947 में देश आजाद हुआ, हमें स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो क्या आज हम स्वतंत्र हैं? लेकिन मौलिक रूप से स्वतंत्र है, आज भी हमारे को बंधनों को स्वीकार करना पड़ता है, और केवल बंधनों का भाव ही स्वतंत्रता है तो मनुष्य परस्पर संघर्षों से नष्ट हो जाएगा। सबल या सक्षम ही स्वतंत्र होंगे, बाकी उनके अधीन। तो फिर स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छानुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है। इस दौरान दूसरे व्यक्तियों की इस प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं पहुंचे। इस प्रकार स्वतंत्रता के दो विचार होते, दो थॉट्स है स्वतंत्रता के दो विचार कौन से? ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के दो विचार हैं। दो विचार कौन से? एक तो हो गया बंधनों का अभाव, बंधनों का अभाव, एक तो हो गया बंधनों का अभाव, और दूसरा हो गया युक्त बंधनों का होना। अब देखिएगा, अब आपके सामने मैंने दो चीज लिखी है और पुस्तक में भी है, देखिएगा, एक बंधनों का भाव, एक तो बंधन का भाव, दूसरा है युक्त बंधन का हो। तो दोनों विपरीत है कि आप स्वतंत्रता भी कह रहे हैं और दो विचार देते हैं कि कैसे? एक तो बंधनों का भाव है, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी उठ बैठ सकते हैं, किसी से बातचीत कर सकते हैं, आप चाहे तो कमा सकते हैं, आप चाहे जैसे रह सकते हैं। एक तो ये है बंधन, आपको किसी का बंधन नहीं है, ये बंधनों का अभाव है। लेकिन दूसरी बात करते हैं युक्त बंधन का मतलब, देखिएगा कि व्यक्ति को समाज को गांव का, गांव को तहसील का, तहसील को जिले का, और जिले को राज्य का, और राज्य को देश का, और देश को विश्व जो संघ है उसका बंधन स्वीकार करना पड़ता है। व्यक्ति किससे बंधित है? समाज के युक्त बंधनों से। समाज किससे बंधित है? गांव के जो नियम है उनको उसको फॉलो करने पड़ेंगे, और गांव किससे है? वो तहसील को फॉलो करेगा, तहसील जिले को, जिला राज्य को। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का बोध जो है वो इन सबसे मिलकर के बनता है। तो स्वतंत्रता के दो विचार इन्होंने दिए, पहला एक बंधनों का अभाव, दूसरा युक्त बंधनों का होना, और इन दोनों विचारों पर दृष्टिपात आवश्यक है। सबसे पहला अर्थ लेते हैं कि लिबर्टी का नेगेटिव इश्यूज क्या है, या स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ क्या है। देखिएगा कि यह वह स्थिति है जिसमें कोई बंधन नहीं होता। ये स्थिति वो है जिसमें कोई बंधन नहीं होता, या यूं कहूं तो कि यह वह स्थिति है जिसमें कोई बंधन नहीं होता, व्यक्ति को मनमानी करने की छूट होती है, वो अपनी मनमानी कर सकता है। लेकिन सामाजिक समझौतावादी विचारक जो भी हुए हैं, जो सामाजिक समझौतावाद को लेकर के चले, जिसमें एक हॉब्स नाम के विद्वान भी हुए, हॉब्स के अनुसार क्या कहा गया, आप याद रखिएगा कि हॉब्स जो है वो क्या है, वो समझौतावादी विचारक रहे हैं। होब्स क्या है? समझौतावादी विचारक हैं, और समझौतावादी विचारक होब्स के अनुसार स्वतंत्रता का अभिप्राय निरोध या नियंत्रण का सर्वथा अभाव है। रूसो भी इसी अवधारणा से प्रभावित थे। किस अवधारणा से? सामाजिक समझौतावादी जो विचारक होब्स के अनुसार जो अवधारणा दी गई कि स्वतंत्रता का अभिप्राय निरोध और नियंत्रण का सर्वथा अभाव है, यही बात रूसो ने भी कही है। रूसो भी इस अवधारणा के समर्थन में है। व्यक्तिवादी विचारक भी स्वतंत्रता के इसी स्वरूप का समर्थन करते हैं, जैसे जे.एस. मिल नाम का एक विद्वान हुए, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जे.एस. मिल भी जो स्वतंत्रता का बोध कराने वाले जो भाव है उनमें शामिल होते हैं। अंतःकरण, विचार, धर्म, प्रकाशन, व्यवसाय,
दूसरों से संबंध बनाने के क्षेत्र में व्यक्ति को निर्वाध छोड़ देना चाहिए। ये किसके द्वारा है? J.S. मिल के द्वारा कहा गया है। J.S. मिल, याद रखिएगा कि ये जो परिभाषा है वो J.S. मिल के द्वारा दी गई है कि अंतःकरण, विचार, धर्म, प्रकाशन, व्यवसाय और दूसरों से संबंध बनाने के क्षेत्र में व्यक्ति को निर्वाध छोड़ देना चाहिए। अभिप्राय क्या है? 5 चीजें कैसे गई? अंतःकरण, उसका मन क्या कहता है, वो स्वतंत्र है। और दूसरा विचार, विचारों की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। धर्म, वो स्वतंत्र रूप से किसी भी धर्म में स्वीकार कर सकता है, उसको पब्लिकेशन करने की, प्रकाशन करने की, अपने भावों की अभिव्यक्ति देने की स्वतंत्रता है। वो कोई सा भी व्यवसाय कर सकता है, व्यवसाय के लिए उसको कोई बाध्यता नहीं है। दूसरा, वो किसी भी व्यक्ति से संबंध बना सकता है, वो किसी से भी रिश्ता रख सकता है, किसी से भी तोड़ सकता है। इन 5 बातों को 5 थॉट J.S. मिल ने दिए, इन 5 विचारों के आधार पर दिए। और इसी क्रम में मिल कहता है, देखिएगा, मिल का मतलब J.S. मिल एक व्यक्ति है जो कहते हैं कि राज्य को व्यक्ति के निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो राज्य है वो व्यक्ति के निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे, ये नकारात्मक अवधारणा मानती है। ये जो नकारात्मक अवधारणा है वो ये मानती है कि राज्य जो है उसके व्यक्तिगत कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब उन्होंने क्या क्या माना, देखिएगा, नकारात्मक अवधारणा क्या क्या मानती है कि एक तो प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है, प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। दूसरा, राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता में सीमित हो जाती है। तीसरा, कम से कम शासन करने वाली सरकार अच्छी सरकार है। चौथा, मानव विकास के लिए खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत हितकर है। सरकार द्वारा समर्थित संरक्षण व्यक्तिगत हित में ठीक नहीं है। अब बात करते हैं वैश्विक पटल की या वैश्वीकरण में। वैश्वीकरण जब हुआ तो वैश्वीकरण के वर्तमान सभ्य युग में जहां मनुष्य परस्पर निर्भर है, एक दूसरे पर निर्भर है, स्वतंत्रता का अर्थ यहाँ तार्किक नहीं है। आप स्वतंत्रता का यहाँ अर्थ तार्किक नहीं ले सकते, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वैश्वीकरण का युग है, जब विश्व जो है ग्रोथ पे जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंडेबल है, एक दूसरे पे निर्भर है, तो एक दूसरे की सहायता करके ही वो आगे बढ़ सकते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई यहाँ भी तो स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यक्ति जो है स्वयं ही काम करके आगे बढ़े, किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता, वहां तार्किकता नहीं आएगी। समाज में रहते हुए भी मनुष्य को अनेक मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। समाज में रहते हुए भी जो मनुष्य है उसे अनेक मर्यादाओं का पालन, अनेक, मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्यक्ति को समाज का, समाज को गांव का, गांव को तहसील का, जिले का, राज्य का, देश का और विश्व का, इस तरीके से कहीं ना कहीं कोई मर्यादाएं हैं, कोई नियम है जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। वह असीमित स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकते। अब दूसरा आता है स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ। देखिएगा, स्वतंत्रता के सकारात्मक अर्थ की बात करें तो स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ की अवधारणा कल्याणकारी राज्य एवं आदर्शवादी विचारधारा के साथ जुड़ी है। जहां नकारात्मक स्वतंत्रता राज्य के न्यूनतम कार्य क्षेत्र की समर्थक है, वही सकारात्मक, देखिएगा, नकारात्मक क्या है कि राज्य का न्यूनतम कार्य क्षेत्र हो, सीमित क्षेत्र की बात करते हैं, और सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य के कल्याणकारी भूमिका की आवश्यक होती है। इसके अनुसार आर्थिक विषमता की स्थिति में कानून जो होता है उसका अभाव स्वतंत्रता की गारंटी नहीं होता। राज्य अपनी सकारात्मक कार्रवाई द्वारा, जैसे मान लीजिए राज्य अपनी सकारात्मक कार्रवाई करके जो गरीब तबका है, जो वंचित वर्ग है, उसके हित की बात कर सकता है, उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का काम कर सकता है, उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति जो उत्पन्न हो रही है उसको निवारण कर सकता है, जिसमें व्यक्ति स्वतंत्रताओं का सचमुच उपभोग कर सके। इसी क्रम में आदर्शवादी विचारधारा ये स्थापित करती है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनहीनता नहीं है, बंधन से मुक्ति नहीं है, बल्कि वह स्वतंत्रता तो मनुष्य की अधपतित कर पशु तुल्य बना देगी। यदि स्वतंत्रता की बात करें तो वह स्वतंत्रता मनुष्य को आधा गिरा हुआ करके पशु के समान बना देगी। इसलिए कहीं ना कहीं नियमों को फॉलो करना मनुष्य को आवश्यक है।
तभी वह सच्ची स्वतंत्रता होगी। स्वतंत्रता के सकारात्मक स्वरूप में इसके पक्षधर रहे हैं कि एक तो स्वतंत्रता में युक्ति युक्त नियम से प्रतिबंध हो, दूसरा समाज और व्यक्ति दोनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर होकर के काम करें, सबके हित की बात करें, स्वतंत्रता का सही स्वरूप राज्य के कानून पालन में हो, चौथा राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य आर्थिक स्वतंत्रता के बिना निरर्थक है, पांचवा स्वतंत्रता के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए कि स्वतंत्रता को मान्यता देना आवश्यक है, छठा स्वतंत्रता व्यक्ति सर्वांगीण विकास की परिस्थितियों में उत्पन्न करती है। तो ये 6 पॉइंट जो है, 6 टॉपिक जो है, ये हैं सकारात्मक स्वतंत्रता के पर्याय। आपको प्रश्न जो पूछेगा वो सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता को दोनों की तुलनात्मकता के अध्ययन वाला प्रश्न पूछ सकता है। वो आपसे दोनों की डिफरेंस जो है वो पूछ सकता है कि दोनों में क्या अंतर है, उसमें क्या क्या जो है पक्षधर है और स्वतंत्र सकारात्मक स्वतंत्रता के क्या क्या पक्षधर है। इस तरीके से वो आपसे प्रश्न पूछेगा। आज हमने स्वतंत्रता का ये टॉपिक पढ़ा, बाकी का शेष जो है हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।